कहते हैं हर देश की पहचान उसकी संस्कृति होती है, लेकिन हमारा देश, हमारी पहचान हमारी साइलेंस बन चुकी है। कल रात मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और अचानक एक आंकड़ा सामने आया, एक ऐसा आंकड़ा जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। 63 मिलियन गर्ल्स, यस 6.3 करोड़ बेटियां मिसिंग। ना वो गलती से खोई है, न किसी अननोन जगह चली गई है, उन्हें मिटा दिया गया है, बहुत ही क्वाइटली, बहुत ही सिस्टमेटिकली। सबसे डरावनी बात, ये सब किसी दूर देश में नहीं हो रहा है, ये हो रहा है हमारे ही गलियों में, हमारे ही सोच में, हमारे ही घरों के चार दीवारी के अंदर। हम सोचते हैं इंडिया सुपर पावर बन रहा है, लेकिन एक सोसाइटी जो अपनी बेटियों को वैल्यू नहीं देता, वो किस दिशा जा रहा है। ये कहानी आंकड़ों की नहीं है, ये हर उस चीख की कहानी है जिसे कभी बोलने का मौका तक नहीं मिला। आज हम इस रियलिटी का सामना करेंगे, बिना बहाने, बिना डर और बिना किसी फिल्टर के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। NDTV reported on the brutal murder of baby girls after social schemes are availed in villages in Rajasthan. इंडियाज स्क्यूड सेक्स रेशियो। आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। भारत में चुपचाप हो रही जेनोसाइड। ये जेनोसाइड कोई युद्ध नहीं है, कोई गोलाबारी नहीं है, लेकिन हजारों बेटियों जन्म से पहले, जन्म के समय या फिर बचपन में ही गायब हो जाती है। इसका कारण है स्क्यूड सेक्स रेशियो, यानी हमारे समाज में जन्म के समय लड़कों के अनुपात लड़कियां कम पैदा होती है। கஷ்டமா இருக்கு, நிறைய செய்முறை சொத்து சுகம் கொடுக்கணும், பொம்பளை பிள்ளை இருந்தா நம்மனால வளர்த்து அதை கட்டி கொடுத்து செருமறை செய்ய முடியாதுன்னு। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये समस्या कैसे समय के साथ बढ़ी है, इसके पीछे कौन कौन सी जड़ें हैं, और अगर हमने अभी सच में कुछ नहीं किया तो भविष्य में हमारी अगली पीढ़ी का नक्शा सोचो कैसे दिखेगा। पहले समझते हैं कि ये समस्या इतिहास में कैसे पनपी। भारत में 20वीं सदी की शुरुआत में लिंग अनुपात लगभग 972 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था, पर उसके बाद परिस्थितियां बहुत बदलने लगी। 1951 में भारत की जनगणना ने दिखाया कि सेक्स रेशियो गिरने लगा, लगभग 946 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। वही 1961 में ये और गिरकर 941 हो गया। 1971 में ये सबसे निचले स्तर पर आ गया, सिर्फ 930 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। उसके बाद कुछ सुधार हुआ, 1981 में 934 तक उठा, लेकिन आगे के दशकों में फिर से असंतुलन बढ़ा। 2001 की जो काउंटिंग्स है उसमें लगभग 933 थी और 2011 में 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। यानी ट्रेंड सिर्फ एक अस्थायी झटका नहीं था, ये लंबी अवधि की संरचनात्मक समस्या है जो धीरे धीरे बढ़ी है। अब बात करते हैं आज की स्थिति की। ये देखना जरूरी है कि हम कहां खड़े हैं। NFHS 5 2019 से 2021 सर्वे के अनुसार भारत की कुल सेक्स रेशियो, ओवरऑल सेक्स रेशियो 1020 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। इस केस में महिलाएं ज्यादा है, लेकिन जन्म के समय सेक्स रेशियो एट बर्थ की कहानी कुछ अलग है। यहाँ हर 1000 पुरुषों पर लगभग 929 महिलाएं जन्म लेती है। ये जन्म के समय पर होने वाली असमानता अब कुछ बेहतर तो हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है। उदाहरण के लिए प्यू रिसर्च के अनुसार 2011 में ये अनुपात करीब 111 लड़कों प्रति 100 लड़कियां तक पहुंचा था, और हाल के डेटा में धीरे धीरे 108-109 के आसपास पहुंच रहा है। कुछ प्रोजेक्शंस यानी अनुमान बताते हैं कि आने वाले सालों में ये रेशियो धीरे धीरे बेहतर तो हो सकता है। सरकारी अध्ययन के मुताबिक 2036 तक ये रेशियो 952 गर्ल्स 1000 लड़कों में हो सकता है। ये आंकड़े बताते हैं कि जहां एक और जिंदगी का स्तर सुधार हो रहा है, वही एक बुनियादी असंतुलन अभी भी बना हुआ है, खासकर जन्म के वक्त। इसके कुछ कारण हैं। भारत में सेक्स रेशियो बिगड़ने के पीछे कई सारे वजह है। पहला है सन्स प्रेफरेंस, हमारी पारंपरिक सोच बेटों को
एसेट और बेटियों को लायबिलिटी मानती है, एंड एक ऐसा ऑब्जेक्ट मानती है जिसको बेचा जा सकता है, उस पर निवेश किया जा सकता है, लेकिन करते नहीं है। कब करते हैं? जब शादी होता है। इस माइंडसेट की वजह से लड़कियों का जन्म कम होने दिया जाता है, जिसकी वजह से सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन होता है। अल्ट्रासाउंड के मिसयूज और इल्लीगल जेंडर टेस्टिंग ने स्थिति को और खराब कर दिया। जन्म से पहले ही बेटियों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। उसके बाद अगर जन्म हो भी गया तो नेग्लेक्ट और अनइक्वल केयर, कई जगह पर लड़कियों को कम न्यूट्रिशन, कम हेल्थ केयर, कम अटेंशन मिलती है। इससे अर्ली चाइल्डहुड में ही उनकी सर्वाइवल रेट बहुत घट जाती है। और अगर मैं इसको अलग पर्सपेक्टिव से देखूं तो कल्चरल प्रेफरेंस भी बहुत बड़ा फैक्टर है। कहते हैं किसी भी समाज की असली पहचान उनके मंदिरों, मस्जिदों या ऊंची इमारतों से नहीं होती है। उसकी असली पहचान होती है उसके वैल्यूज से, उसकी समझ से और उसकी प्रेफरेंस से। और अगर हमारी सोसाइटी की सही प्रेफरेंस नहीं बनी तो एक पूरी पीढ़ी का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आइए इसको हम थोड़ा डिफरेंटली समझते हैं। भारत में बेटी का जन्म भी आज एक रिस्क माना जाता है। रिस्क ऑफ डॉरी, रिस्क ऑफ सेफ्टी, रिस्क ऑफ फैमिली प्रेशर। और बेटा उसको एज अ सोशल एसेट, एक लेगेसी, एक फैमिली प्रोटेक्टर देखा जाता है। ये डिफरेंस सिर्फ सोच नहीं है, इट्स अ माइंडसेट डीपली वायर्ड इनटू डे टू डे डिसीजंस। घर में जब पहली बार पता चलता है कि बच्चा होने वाला है तो अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, बॉय है या गर्ल। ये सवाल इस साइलेंट जेनोसाइड की पहली ईंट है। एक इंसान को उसके जेंडर से देखना हमारी फिल्मों में, सॉन्ग्स में, वेडिंग कल्चर में हर जगह बेटा होना एक सेलिब्रेशन की तरह दिखाया जाता है। घर का वारिस आ गया, कुलदीपक पैदा हुआ, बट नोबडी आस्क क्या बेटी वारिस नहीं बन सकती? क्या बेटी घर को रोशन नहीं कर सकती? इंग्लिश में कहे तो सोसाइटी डजंट जस्ट प्रेफर बॉयज, इट सिस्टमैटिकली अंडरवैल्यूज गर्ल्स, एंड दैट अंडरवैल्यूएशन बिकम्स डिस्क्रिमिनेशन। पॉलिसीज बदलने से पहले हमें अपनी बेसिक सोच, बेसिक फिलॉसफी बदलनी होगी। बिकॉज रियल चेंज डज नॉट कम फ्रॉम गवर्नमेंट, इट कम्स फ्रॉम पीपल्स माइंड। जिस दिन हर माता पिता दिल से कहेंगे कि ये जो बच्चा है उसको एज एन इंसान देखो, ना कि उसके जेंडर के लेंस के थ्रू, उसी दिन ये साइलेंट जेनोसाइड खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सच यही है, जेनोसाइड लॉज से नहीं रुक सकता, जेनोसाइड माइंडसेट से रुक सकता है। और माइंडसेट बदलना हमारे हाथ में है, सोसाइटी के हाथ में है, हर उस इंसान के हाथ में है जो ये वीडियो देख रहा है। चेंज बिगिंस इन द माइंड और खत्म भी माइंड में होता है। फीमेल फीटिसाइड पे अगर बात करें तो कई क्राइम्स आवाज करके होते हैं और कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खामोश होते हैं। इंडिया में ऐसे एक साइलेंट क्राइम चल रहा है, एक ऐसा अपराध जो जन्म से पहले ही जिंदगी खत्म कर रहा है। दिस क्राइम इज कॉल्ड फीमेल फीटिसाइड, अ क्राइम दैट किल्स बिफोर बर्थ। बच्चा जिंदी है, बच्चा है, रुको बच्चा लकड़ी लेके भोंकी नहीं यार। अरे लड़की लड़की। फीमेल फीटिसाइड में डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है। एक ऐसा क्राइम जो पीछे छुपे दबे माहौल में हो रहा है। घर का दबाव, गलत अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल और सोसाइटी का बेटा पसंद सोच, इन सब की वजह से हर साल लाखों बेटियां खत्म कर दी जाती है। एंड द सैडेस्ट पार्ट, इट हैपेंस बिफोर द चाइल्ड इवन ओपन्स देयर आईज। सबसे बड़ा कारण है माइंडसेट। हमारे समाज में आज भी ये सोच मौजूद है, बेटा घर का वारिस, बेटा नाम रोशन करेगा, बेटा बुढ़ापे का सहारा है। लगभग सारे सो कॉल्ड धर्म ग्रंथ में महिलाओं को एक सब स्टैंडर्ड ह्यूमन माना गया है। बट द क्वेश्चन इज, व्हाई कांट अ डॉटर डू द सेम? दहेज की परंपरा, इकोनॉमिक प्रेशर और लोग क्या कहेंगे वाली सोच, यही फीमेल फीटिसाइड को जन्म देती है। दिस इज नॉट अबाउट पॉवर्टी, दिस इज अबाउट मेंटेलिटी। भारत में हर साल लाखों लड़कियां जन्म से पहले ही मारी जाती है। दीज आर नॉट जस्ट नंबर्स, दीज आर मिसिंग डॉटर्स, मिसिंग फ्यूचर्स, मिसिंग आइडेंटिटीज। आयरनी ये है कि जहां हम देवियों का पूजा करते हैं
उसी देश में बेटियों को जन्म का अधिकार ही नहीं मिलता। दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज इंडियाज डीपेस्ट बाउंड। फीमेल फिटिसाइड सिर्फ पॉपुलेशन को नहीं बदल रहा है, ये पूरी सोसाइटी का बैलेंस बहुत अजीब तरीके से बिगाड़ रहा है, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस हमने इवैल्यूएट नहीं किया है, ना कोई कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पर अगर कॉन्सिक्वेंसेस जानना ही हो तो उसमें वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस है स्क्यूड सेक्स रेशियो, फोर्स्ड मैरिज, ब्राइड ट्रैफिकिंग और महिलाओं के प्रति बढ़ता क्राइम। दीज आर ऑल जस्ट रिजल्ट ऑफ एलिमिनेटिंग गर्ल्स। क्या नाम आ रहे थे? नट्टी पकड़ी मचारी थे क्या नाम? ना का ये गला से ना गला पकड़ के मारते थे, नमक चटा कर को मारते थे, ले जाकर को जंगल में, जहाँ पर जंगल रहता था वहाँ पर देते थे। When a society kills its daughter, it kills its emotional strength. कानून पहले से ही मौजूद है, लेकिन समाधान कानून से नहीं आएगा। Real change comes from mindset. अगर हर परिवार समझे कि डॉटर एंड सन आर इक्वल इन एवरी वे, तभी जेनोसाइड खत्म हो सकता है। बिकॉज द ट्रूथ इज वेरी सिंपल, फीमेल फिटिसाइड डज नॉट स्टार्ट इन हॉस्पिटल, इट स्टार्ट्स इन द माइंड। और जहां सोच बदलेगी वही भविष्य नहीं, प्रेजेंट अभी बदलेगा। कभी कभी समाज की सबसे डरावनी सच्चाई आंकड़ों से नहीं, आदतों से पता चलती है। और भारत में इस साइलेंट जेनोसाइड के पीछे एक ऐसी आदत है, दहेज परंपरा, दहेज सिस्टम। सोचिए, एक बच्ची का जन्म घर में खुशियां दे सकती है, लेकिन बहुत से परिवार में ये सवाल खुशियों की नहीं होती। पहला सवाल होता है शादी के टाइम कितना देना पड़ेगा। पहला सवाल होता है कि शादी के टाइम कितना पैसा देना पड़ेगा। और वहीं से शुरू होता है आर्थिक कैलकुलेशन, जिसने भारत में लाखों लड़कियों की किस्मत तय कर देती है। उस पैसे बचाने के लिए उसकी खाना और उसके पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना पेरेंट्स बंद कर देते हैं। शायद ये सुनकर थोड़ा झटका लगे, लेकिन ये सच है। भारत में लड़की जन्म लेना सिर्फ बायोलॉजिकल इवेंट नहीं, कई परिवारों के लिए ये एक तरह का फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाता है। आप खुद देखिए, दहेज माने एक आर्थिक बोझ जो बेटी की कीमत तय करता है। एक मिडिल क्लास परिवार सोचता है कि बेटी की शादी में 5 से 10 लाख नहीं 20 से 30 लाख और कई जगह पे करोड़ों में खेलते हैं। और कभी कभी करोड़ों में भी नहीं, करोड़ों खेलने के बावजूद भी कुछ डिमांड्स और होते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज, गाड़ियां, उनकी स्पेशल टाइप ऑफ प्रीमियम ब्रांड की प्रोडक्ट्स उनको खरीद के देना होता है। अब इमेजिन करो, एक गरीब या लोअर मिडिल क्लास परिवार जिसकी सालाना इनकम 2 से 3 लाख है, उसे ये पता है कि 20 से 25 साल बाद उसे 5 से 10 साल की कमाई सिर्फ बेटी की शादी पर खर्च करना पड़ेगा। यही शुरू होता है वो डर, वो मेंटल प्रेशर जो कई लोगों को एक भयानक रास्ते में धकेल देता है। किसी ने आज तक नहीं कहा, किसी ने खुलकर स्वीकार नहीं किया, लेकिन लाखों परिवारों में ये साइलेंटली इस बात को माना है कि बेटी पैदा होना मतलब बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस है। और यही सोच करोड़ों अजन्मी बेटियों की जान ले लिया है। दहेज सिर्फ एक रस्म नहीं, एक आर्थिक सिस्टम है। दहेज सिर्फ लेन देन नहीं, ये एक अनलिखा कानून है जिसने भारत की इकोनॉमिक्स ऑफ बर्थ को बदल दिया। लड़की माने खर्चा, लड़का माने इन्वेस्टमेंट। यही माइंडसेट सबसे गहरी चोट करता है। ये सोचना शॉकिंग है, लेकिन जब बेटी को घर से जाने वाली समझा जाता है और बेटे को घर का वारिस, तब बेटी इन्वेस्टमेंट नहीं लायबिलिटी बन जाता है। और यही सेक्सिज्म, पैट्रियार्की और इकोनॉमिक प्रेशर मिलकर एक ऐसी मशीन बनाते हैं जिसके नीचे हर साल लाखों बेटियां क्रश हो जाती है। असली डर है शादी का बिल, और आज भी बदलता नहीं। आज स्मार्टफोन बदल गया, कारें बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन दहेज का बिल टाइम के साथ बढ़ता गया। बताइए कैसे क्या होता था? तो जब लड़की हुआ तो चारों बगल से रूम बंद कर को लाठी लेकर को पीठे पर खड़ा हो जाता था कि हम 50 रुपया देंगे, 4-5 बेटी हो गया, हमारा संपत्ति बर्बाद हो जाएगा, तो हम बेटिया के तिलक मत दे देंगे तो हम लोग मर जाएंगे खाने के लिए। इतना बेटी हो गया, ये छोटी बच्ची पैदाश हुआ है, इसको मार दो। चम्मच देता था, नमक देता था, तो 3 चम्मच नमक मुख में देता था, अंगूर से छलता था और बस मुख दाब देता था तो बच्चा मर जाता था।
प्रोग्रेसिवनेस के बदौलत हमने देखा है कि रिच फैमिलीज में दहेज प्रथा और ज्यादा तेज हो गया है और दहेज को हम गिफ्ट के नाम से रिप्लेस कर दिए। कई घरों में लड़की की पढ़ाई, उसका बचपन, उसका हर डिसीजन एक ही टेंशन से प्रभावित होता है कि शादी का इंतजाम कैसे होगा। पेरेंट्स सालों साल जमा करते हैं, कर्ज लेते हैं, जमीन बेच देते हैं और फिर भी कई बार ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है। इमेजिन करिए, एक माँ जिस दिन बेटी को जन्म देती है उसी दिन से वो बचत शुरू कर देती है, लेकिन ये सेविंग कई बार बेटी की सेफ्टी नहीं बन पाती है, बल्कि उसके खिलाफ एक साइलेंट जजमेंट बन जाती है। और यही इकोनॉमिक प्रेशर बन जाता है साइलेंट जेनोसाइड का कारण। कई परिवार ये दबाव सह नहीं पाते हैं। एज अ रिजल्ट सेक्स डिटर्मिनेशन इलीगल होते हुए भी चलता आ रहा है। जो फीमेल फीटिसाइड है वो अभी भी जारी है। ஒரு 4 பெண் குழந்தை பிறந்தா அதில் முதல் பிள்ளையாக இருந்தால் அந்த ஒரு குழந்தைய மட்டும்தான் எங்களால் காப்பாற்ற முடிஞ்சது। சில ஊரில் முதல் பெண் குழந்தையும் கூட கொண்டிருக்காங்க, அவ்வளோ தீவிரமாக அங்கே இருந்தது। सेक्स रेशियो तो गिरता ही जा रहा है। शौक ये है कि लोग क्राइम नहीं समझते, लोग इसको क्या समझते हैं, एक इकोनॉमिक डिसीजन, और यही हमारी ट्रेजेडी है। लेकिन एक बात याद रखिए, समस्या पैसा नहीं है, समस्या सोच है। अगर दहेज ना हो, अगर लड़कियों को कुछ देने वाली नहीं बल्कि खुद कमाने वाली समझा जाए, अगर शादी को एक पार्टनरशिप की तरह देखा जाए जहां की दोनों को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाए, हर बेटी को एक पॉसिबिलिटी की तरह समझा जाए, खर्चे की तरह ना, और हर बेटे को वैसे ही देखा जाए जैसे एक लड़की को देखा जाए। कहते हैं हमारी सभ्यता ने दुनिया को बेटी बचाओ सिखाया, पर हमारी सच्चाई क्या है? हमने ही अपनी बेटियों को जन्म लेने से पहले ही मिटा दिया। The villagers say Parvati has lost her mind because of the ordeal. कहीं एक माँ अल्ट्रासाउंड के बाहर रो रही है, कहीं एक पिता डॉक्टर को कैश देकर बेटी की तकदीर बदल रहा है, कहीं एक परिवार खुश है क्योंकि फ्यूचर का खर्चा बच गया। यही तो परंपरा है। पर आपने कभी दर्शन पढ़ा है? कहीं ये बात लिखी गई है कि जेंडर के बेस पे किस तरीके से लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाए? बहुत कम दर्शन में लिखा गया है, कुछ पुराणिक मनुस्मृतिक टेक्स्ट में है, पर जो असली दर्शन टेक्स्ट में कहीं पे भी ये बात नहीं लिखी गई है। द रियल क्वेश्चन इज डॉटर इज नॉट एक्सपेंसिव, आवर माइंडसेट इज। अब आते हैं हरियाणा के इंसिडेंट पे। ये एक ऐसा राज्य जो अपनी फार्मिंग, रेसलिंग और मेडल्स के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी धरती पर एक ऐसा सच भी है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। जब किसी समाज में लड़कियां कम होने लगती है तो सबसे पहले क्या बिगड़ता है? उसका कल्चर, उसके अंदर की डायनामिक्स और सोशल क्राइम्स बढ़ने लगते हैं, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो बिगड़ता है वो है इंसान की भूख, और इसका सबसे भयानक एग्जाम्पल हरियाणा में है। हरियाणा में कई गांव में ऐसे हैं जहां सेक्स रेशियो इतना गिर चुका है कि लड़कियों की संख्या 1000 लड़कों पर 850, 820, 780 और 750 तक पहुंच गया है। पर असली शौक तब लगा जब कई रिपोर्टर्स ने सामने आया और लड़कियों की कमी ने एक डरावना चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग और रेप केसेस में बहुत ज़्यादा उछाल है उन जगहों पर। एक केस जिसे आज भी लोग याद करते हैं और उनकी रूह कांप जाती है। एक 19 साल की लड़की जो कोचिंग से घर लौट रही थी और कार ने उसे उठा लिया। 8 लोगों ने मिलकर बहुत बुरी तरीके से, जो हो सकता है, जो आप सोच नहीं सकते, वो हुआ है। क्योंकि उस इलाके में हर लड़की कमोडिटी की तरह पेश किया जाता है, क्योंकि लड़कों का संख्या इतना ज़्यादा है। वहाँ पे मेल्स की शादी नहीं होती एंड दे आर वेरी मच डेस्परेट टू हैव गर्ल्स। इसी से साइलेंट जेनोसाइड का एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस हमें दिखता है। इंसान को दरिंदा बनाया गया है। सबसे डरावनी बात यह है कि कई मामलों में दोषी पकड़े भी गए हैं, पर माइंडसेट नहीं बदला। हरियाणा सिर्फ एक राज्य नहीं, ये एक मिरर है, एक वार्निंग है कि अगर बेटियां लगातार कम होती गई तो सिर्फ परिवार नहीं टूटेंगे, समाज जंगल बन जाएगा। और लड़ाई सिर्फ फीमेल फिटिसाइड के खिलाफ नहीं है,
एक रेशियो स्टेबिलिटी है, वो बिगड़ने से क्या हो सकता है वो अभी हमने डिस्कस किया है, पर इसके और फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। जहां लड़की होना रिस्क है और लड़का बचाना रिवोल्यूशन बन जाता है, इस सोसाइटी में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? My mother-in-law and husband started demanding a sex determination test. They were like, both daughters are not welcome. If it's one, it was a different issue, but if there are two, then there can't be two daughters. Her mother-in-law kicked one baby down the stairs, hoping she would die. When I turned back, I saw my mother-in-law kicking this carrying cot, which was on the stairs, down the staircase. It was only because there was a buckle and there was a blanket around the baby escaped. But at that moment, I knew that if I protest, if I say anything, all three of us would be killed. So I just took both the daughters, I sat in the car and I came back to my parents. कुछ गवर्नमेंट एफर्ट्स लिए गए। कहते हैं जब समस्या समाज की हो, सरकार सिर्फ लॉज बनाती है, लेकिन दर्द घरों में पैदा होता है। भारत सरकार ने कई बड़े कदम उठाए, जैसे PCPNDT एक्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मास अवेयरनेस कैंपेन्स, स्कूल एनरोलमेंट फॉर गर्ल्स, इंसेंटिव फॉर पेरेंट्स, सब कुछ किया है। फोटो खींची, पोस्टर्स लगे, रैलीज निकली, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? शौक तो तब लगता है जब सरकार खुद अपने डेटा से डरी हुई नजर आती है। कई राज्यों में रिपोर्ट्स ये बताती है कि सेक्स रेशियो सुधारने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन असल इंप्रूवमेंट कई जगह सिर्फ फाइल्स में दिखा गया, जमीन पर नहीं। कई जिलों में तो हालत ऐसी थी कि पोस्टर्स तो लगे पर अल्ट्रासाउंड सेंटर्स रात में भी खुले रहते थे। लॉ था पर एनफोर्समेंट नहीं, रूल्स थे पर मॉनिटरिंग नहीं, और जो पकड़े गए उन्हें ऐसी सजा मिली जैसे कोई छोटी सी गलती पकड़ी हो और थोड़ा सा पनिशमेंट देके निकाला गया एज अ माइनर ऑफेंस। सरकार ने स्कीम्स बनाई, लेकिन माइंडसेट बदलने के लिए जो फाइट चाहिए थी वो लड़ाई कभी जमीन पर नहीं उतरी। इमेजिन कीजिए, करोड़ों की अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही है, लेकिन कई गांव में आज भी न्यूबॉर्न बच्चे को देखने के बाद विस्फर होती है कि लड़की हुई है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम लड़का हो जाएगा, और बस एक और सरकारी पोस्टर बेकार हो गया। गवर्नमेंट की करोड़ों की फंडिंग बर्बाद हो गई। गवर्नमेंट ने कोशिश की, पर साइलेंट जेनोसाइड को रोकने के लिए पोस्टर्स नहीं, पुलिस चाहिए, लॉज नहीं, लाउडनेस चाहिए, स्कीम नहीं, हमें सोशल रिवॉल्यूशन चाहिए। क्योंकि अगर माइंडसेट नहीं बदला तो कोई भी गवर्नमेंट कितना भी पैसा खर्च कर ले, बेटियां फिर भी खामोश ही मिटती रहेगी। It was only after an auxiliary nurse midwife filed a report in Chor village which said that a newborn baby girl had been starved to death by denying her breast milk that the administration was forced to take up the matter. डेटा और ग्लोबल रिपोर्ट के एंगल से अगर मैं बात करूं तो कई लोग सोचते हैं कि अरे ये सब तो एग्जैजरेशन है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन सच अगर देखा जाए तो इंडिया साइलेंट जेनोसाइड कोई कहानी नहीं, ये डेटा से पैदा हुआ सच है। काश ये सपना होता, पर ये सपना नहीं है। जब दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसीज UNFPA, यूनिसेफ, WHO और वर्ल्ड बैंक एक ही बात लिखती है तो दुनिया ध्यान देती है, पर हम अपने ही घर की चीखें अनसुनी कर देते हैं। ग्लोबल रिपोर्ट्स बार बार वार्निंग देती है कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सेक्स सिलेक्टिव प्रैक्टिसेस ने पूरी जनसंख्या का बैलेंस अननेचुरल बना दिया है। UNFPA के रिपोर्ट में कई बार लिखा गया है, मिलियंस ऑफ गर्ल्स आर मिसिंग फ्रॉम इंडियाज पॉपुलेशन ड्यू टू प्री नेटल सिलेक्शन। ये कोई एक्टिविस्ट की लाइन नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी संस्था का स्टेटमेंट है। ग्लोबल डेटा ये साफ बताता है कि भारत में लड़कियों की कमी सिर्फ क्राइम नहीं, ये बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिजास्टर है। शॉक तब लगता है जब आप वर्ल्ड बैंक के पॉपुलेशन ग्राफ देखते हैं, नंबर्स नीचे गिर रहे हैं, ट्रेंड लगातार नीचे जा रहे हैं, और कर्व ऐसा बन रहा है जैसे किसी लड़कियों के जन्म पर धीरे धीरे डिलीट का बटन दबा रखा हो। इंटरनेशनल कम्युनिटी बार बार इंडिया को चेतावनी दे रहा है, दिस जेंडर इम्बैलेंस विल क्रिएट सोशल क्राइसिस। लेकिन हम फिर भी अगले अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर खामोशी से खड़े हैं। ये डेटा सिर्फ नंबर्स नहीं है, हर नंबर एक गायब हुई बेटी है, और हर मिसिंग गर्ल हमारे समाज की वो चीख है जिसे पूरी दुनिया सुन रही है, सिर्फ हम नहीं। कहते हैं समाज का आईना दो होता है,
मीडिया और सिनेमा, लेकिन इंडिया साइलेंट जेनोसाइड के मामले में यह आईना अक्सर टूटा हुआ दिखता है। सोचिए, जब कोई क्राइम सेलिब्रिटी से जुड़ा होता है, 24 घंटे कवरेज चलता है, ब्रेकिंग न्यूज, डिबेट्स, हैशटैग, हर जगह शोर, लेकिन जब लाखों बेटियां जन्म लेने से पहले गायब हो रही है, जब सेक्स रेशियो हर साल गिर रहा हो, जब पूरी जनरेशन मिट जाती है, तब मीडिया कहाँ पे है? शायद सबसे बड़ा शौक यही है, इतने बड़े जेनोसाइड पर इतनी बड़ी कम स्क्रीन टाइम। ये मैसेकर घरों में हो रहा था, लेकिन टीवी स्टूडियो में उसकी गूंज तक नहीं पहुंची। सिनेमा भी अलग नहीं। हमने हजारों मूवीज देखी, लव स्टोरीज, एक्शन, कॉमेडी, लेकिन एक बेटी को लायबिलिटी समझने की मानसिकता पर कितनी ब्लॉकबस्टर मूवीज बनी, हम उसको शायद से उंगलियों पर गिन पाए। बॉलीवुड ने कभी कभी इस मुद्दे को छुआ, लेकिन बस उतना जितना किसी जख्म पर मलहम लगाने की जैसा। कभी कोक में ही मार डाला तो कभी पैदा होते ही। ये कैसी अजीब परंपरा है तुम लोगों की, सब कुछ तुम्हारे नाम का। सिनेमा का काम था सोसाइटी को जगाना, पर कई सालों तक स्क्रीन भी चुप रही, उसी तरह जैसे अल्ट्रासाउंड रूम के बाहर खड़ी माताएं चुप रहती थी। मीडिया आज भी टीआरपी चेस करता है, और ये जेनोसाइड, इसका कोई ड्रामेटिक फुटेज नहीं, कोई वायरल क्लिप नहीं, कोई हीरो विलेन चेज नहीं, एक खामोश हत्या। और मीडिया खामोश को हेडलाइन नहीं बनाना चाहता, पर यही सबसे बड़ा खतरा है। जब स्टोरी टेलर्स सो जाते हैं तो अपराधी जाग जाते हैं। जब कैमरास बंद हो जाते हैं तो दहेज, जेंडर बायस और पैट्रियार्की अपना काला रूप दिखाने लगता है। इंडिया साइलेंट जेनोसाइड को रोकने के लिए लॉज नहीं, स्पॉटलाइट चाहिए, क्योंकि जिस दिन मीडिया और सिनेमा ने सच को दिखाना शुरू कर दिया, उस दिन समाज बदलना शुरू हो जाएगा और बदलने लगेगा, और ये मजबूरी से बदल लेगा। மனசுல அது வச்சிருக்க கூடாது. பையனா இருந்தா வச்சுக்கலாம், பெண்ணா இருந்தா ஒளிச்சு பண்ணலாம். அப்படி இப்படி பிடிச்சா தேர்ந்து போச்சு. பிறந்த உடனே நானே பாசிபிள் பண்ணுறேன். மறுபடி பையனே இல்லை அப்படின்னு 8 குழந்தைங்களாட்டம் கொண்டு விட்டோம். कहते हैं स्टैट्स डराते हैं, लेकिन कहानियां तोड़ देती है। इंडियाज साइलेंट जेनोसाइड सिर्फ मिसिंग नंबर्स नहीं, ये उन बची हुई बेटियों की कहानी है जो किसी चमत्कार से इस दुनिया तक पहुंची है। एक लड़की की कहानी। फॉर द प्राइवेसी रीजन मैं उनका नाम रखता हूं आशा। उसकी माँ बताती है, आशा हमारे घर की तीसरी बेटी है, और परिवार वाले ने काफ़ी दबाव बनाया कि इस बार लड़का होना चाहिए, लेकिन माँ ने अल्ट्रासाउंड करने से मना कर दिया। उस रात पूरी घर में खामोशी थी, जैसे किसी ने कोई अपराध कर दिया। आशा आज कॉलेज में है, लेकिन वो भी याद करती है कि बचपन में रिश्तेदार कहते थे कि तू तो गलती से बच गई। ऐसे और भी कई सारे सर्वाइवर्स हैं, जैसे मीरा। मैं नाम मीरा रख रहा हूँ फॉर द प्राइवेसी रीजन। जब वो 8 साल की थी तो उसने सुना कि उसकी बड़ी बहन कभी पैदा ही नहीं हुई, क्योंकि घर वाले को लड़का चाहिए था। मीरा आज भी अपने कमरे में एक खाली जगह छोड़कर सोती है। कहती है, यह मेरी दीदी होती अगर उसे रहने दिया जाता तो आज मैं उससे बात कर पाता, एक कम्युनिकेशन बिल्ड कर पाता, मेरे साथ एक रिश्ता होता। सो ऐसे ट्रॉमास पड़ते हैं लोगों की लाइफ में। It's impossible to quantify the number of ultrasound and sonogram machines in the country, but a cheap Chinese-made ultrasound machine, for example, can be bought for $5,500. Doctors charge around $14 for an ultrasound, and an illegal abortion costs between $30 to $60. और फिर एक कहानी उत्तर भारत की। एक लड़की, फॉर द प्राइवेसी रीजन अगेन नाम रखता हूँ जोया, जिसे पैदा होने के बाद दादी ने गोद में लेने से मना कर दिया। उसे 3 साल की उम्र तक ये भी एहसास नहीं हुआ कि वो अनवांटेड है, लेकिन जब वो स्कूल में पहली बार फर्स्ट आई तब उसकी दादी ने उसे मिठाई दी। जोया कहती थी, उस दिन पता चला कि शायद मैंने अपनी जगह कमाई है। ये सर्वाइवर सिर्फ जिंदा नहीं, जिद्दी है। ये उन करोड़ों बेटियों का सबूत है जो पैदा हो सकती थी पर हुई नहीं। इंडियाज साइलेंट जेनोसाइड को समझने के लिए किसी यूएन रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, बस इन 3 कहानियों को सुनिए
हर कहानी एक चीख है जो कहती है मैं बच गई, पर मेरी जैसी लाखों कभी दुनिया तक पहुंच ही नहीं पाई। जो परिवार का प्रेशर होता है, सोचिए एक छोटा सा कमरा, बीच में बैठी माँ जिसके हाथ कांप रहे हैं, उसकी आंखों में आंसू हैं क्योंकि उसने अभी अभी स्कैन रिपोर्ट देखी है, और उसके चारों ओर खड़ा पूरा परिवार सिर्फ एक लाइन दोहरा रहा है, हमें बेटा चाहिए। यही है इंडियाज साइलेंट जेनोसाइड। यहाँ लोग जानबूझकर अपराधी नहीं बनते, लेकिन फैमिली प्रेशर उन्हें ऐसा बनाने पर मजबूर कर देता है। सब कुछ शुरू होता है दादी के एक टिपिकल वाक्य से, वंश का नाम कौन बढ़ाएगा, और उसी पल माँ का दिल चुपचाप टूट जाता है। परिवार की साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि गलत सोच को ट्रेडिशन का नाम दे दिया जाता है। लोग कहते हैं समाज क्या सोचेगा, बेटी बोझ है, शादी एक्सपेंस कैसे होगा, और इन बातों के बीच एक अजन्मी बच्ची की हार्ट बीट धीरे धीरे साइलेंस में बदलने लगती है और अल्टीमेटली दुनिया से गायब। सबसे ज्यादा पेनफुल बात यह है, कई बार माँ अपने बेटी को बचाना चाहती है लेकिन वो कंप्लीटली अकेली पड़ जाती है। पति का प्रेशर, ससुराल की एक्सपेक्टेशन, रिश्तेदारों के कमेंट्स सब मिलकर उसे एक डायरेक्शन में धकेल देता है। फिर एक दिन रिपोर्ट फाड़ दी जाती है, एक डेट फिक्स हो जाती है और एक जिंदगी जो इस दुनिया को देखना चाहती थी कभी अपने आईज ही नहीं खोल पाई। ये सिर्फ क्राइम नहीं, ये एक बहुत बड़ा इमोशनल मर्डर है। परिवार की सोच, समाज का फियर और माँ की हेल्पलेसनेस, ये तीनों मिलाकर एक बेटी का पूरा भविष्य छीन लिया है। अगर बदलाव सच में चाहिए तो शुरुआत लॉ से नहीं, माइंडसेट चेंज से होगी। जिस दिन हर घर कहेगा बेटी और बेटा ये मैटर नहीं करता, वो इंसान कैसा है ये मैटर करता है, उसी दिन इंडिया की बेटियां सच में सेफ होगी। सोचिए अगर आज आपकी जेब से 10 रुपए गिर जाए तो आपको बुरा लगता है ना, लेकिन इस देश में 6 करोड़ से ज्यादा बेटियां खो चुकी है। ये सिर्फ इंसानों की कमी नहीं है, ये भारत की इकोनॉमिक डिजास्टर है जिसकी कीमत हम हर सेकंड चुका रहे हैं। सबसे पहले समझिए, एक बेटी सिर्फ घर की मेंबर नहीं होती, वो फ्यूचर वर्कफोर्स, फ्यूचर इनोवेटर और फ्यूचर टैक्स पेयर होती है। 6 करोड़ बेटियां की गैर हाजिरी का मतलब है भारत की इकोनॉमी से करोड़ों हाथ, करोड़ों दिमाग और करोड़ों सपने परमानेंटली गायब हो चुके हैं। अब शौक सुनिए, अगर ये 6 करोड़ बेटियां जीवित होती तो भारत की जीडीपी में ट्रिलियंस का इजाफा होता, क्योंकि हर लड़की चाहे वो टीचर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या स्मॉल बिजनेस चलाए, वो देश की प्रोडक्टिविटी को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकती है। लेकिन असली दर्द क्या है? हमने सिर्फ बच्चियों को नहीं खोया है, हमने अगले 20 से 30 साल का इकोनॉमिक ग्रोथ खुद अपने हाथों से काट फेंका है। आने वाले समय में लड़कियों की कमी का मतलब होगा कम स्किल्ड वर्कर्स, कम एंटरप्रेन्योर्स, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे हम बहुत पीछे रह जाएंगे। सरप्राइज ये भी है कि इंडिया लूजेस नॉट जस्ट डॉटर्स, इंडिया लूजेस ग्रोथ, फ्यूचर्स एंड इट्स आइडेंटिटी। अगर ये देश बचाना है तो सिर्फ कानून नहीं, माइंडसेट रेवोल्यूशन चाहिए, क्योंकि हर बेटी जो बचती है वो सिर्फ परिवार नहीं, पूरे राष्ट्र के भविष्य नहीं, राष्ट्र के वर्तमान को जन्म देता है। और अब इस कहानी का सबसे दर्दनाक सवाल, हम आखिर करना क्या चाहते हैं? एक ऐसा देश बनाना जहां आंकड़ों में 63 मिलियन गर्ल्स मिसिंग लिखकर हम आगे बढ़ जाए, या एक ऐसा भारत बनाना जहां हर बेटी को जिंदा रहने का एक हक मिले, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो लड़की है, बल्कि इसलिए कि वो एक ऐसा इंसान है पोटेंशियली जो एक हाईएस्ट पॉसिबिलिटी अचीव कर सकता है। और लाखों एग्जांपल्स इंडिया में ऑलरेडी मौजूद है। कहीं ना कहीं ये जेनोसाइड सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं हो रही है, ये हमारे घरों में हो रही है, हमारे थिंकिंग में हो रही है, हमारे साइलेंस में हो रही है, क्योंकि जब हम चुप रहते हैं तब भी हम इस क्राइम का हिस्सा बन जाते हैं। आप और मैं बिल्कुल बन जाते हैं। And with the arrival of ultrasound, female feticide is now occurring. Lakshmi Priya Biswas, a 46-year-old housewife and mother, says the practice is common. हाँ मैडम, आम घर पाखे जड़े अच्छा
Yes, madam, it happened near my house. There is a person who went for an ultrasound at 4 months, and when she came to know that it was a girl, she aborted. How much do they have to pay? You pay $30 to $60 to get the child aborted. It depends on the length of the pregnancy. लेकिन अब वक्त है एक माइंडसेट रिवॉल्यूशन का, और ये रिवॉल्यूशन किसी बड़े नेता, किसी बड़े कानून या किसी बड़े मंच से नहीं आएगा। ये आएगा आपके घर से, आपकी सोच से, आपकी आवाज से। जब एक पिता अपनी बेटी का हाथ पकड़कर गर्व से कहे कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा फ्यूचर है। इससे भी अच्छा फ्यूचर क्या होगा जब बेटी और बेटे के बीच में मैं देखूं बिना जेंडर लेंस के। वो दुनिया तैयार करने के लिए आज क्या कर सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो है। जब एक परिवार दहेज की जगह क्या मांगेगा, उस व्यक्ति के असली क्वालिटीज, तो हो सकता है कोई चेंजेस आए। तभी सोसाइटी हील हो सकती है जब एक माँ बेटा बेटी के लाइन को कंप्लीटली मिटा दे और एक इंसान की तरह ह्यूमन वैल्यूज को क्रिएट करे फ्रॉम द डीपेस्ट कोर। तभी इतिहास, भविष्य और अभी वर्तमान सब बदल जाएगा। और जिस दिन भारत की हर बेटी सुरक्षित होगी, उस दिन ये देश सिर्फ विकसित नहीं, सच में सुपर पावर बन जाएगा। बट शर्त बहुत तगड़ा है और इसके हिसाब से हमें देखना होगा कि हमारे हाथ में क्या है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट नहीं, एक प्रॉमिस मांग रहा हूं। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर मत कीजिए, फायर की तरफ फैलाइए। कमेंट्स में सिर्फ एक लाइन लिखिए, बेटी इज इक्वल टू बेटा इज इक्वल टू प्रेजेंट, और वही बनेगा फ्यूचर। और आज से एक वादा करिए, जहां भी आपको जेंडर बायस दिखे थोड़ा सा भी, आप चुप नहीं रहेंगे। क्योंकि याद रखिए, एक आवाज क्रांति नहीं लाती, लेकिन वही आवाज क्रांति की शुरुआत बनती है। लेट्स सेव एवरी डॉटर, लेट्स सेव इंडियाज प्रेजेंट, लेट्स सेव इंडियाज फ्यूचर। आपकी आवाज, आपका स्टैंड इंडिया का टुमारो इसके वजह से बदल सकता है। धन्यवाद।